जो बच्चे अभी 10वीं कक्षा में हुए हैं और वो भी आपकी तरह 98 या इससे ज्यादा अंक हासिल करना चाहे, उनके लिए क्या आखिर में संदेश देना चाहोगे? 10वीं कक्षा में हो, फराटेदार इंग्लिश बोल लेते हो, तो क्या इसी तरह से रीडिंग पढ़ा, ऐसे इंग्लिश को मजबूत कैसे किया आपने? इंग्लिश के अखबार मैं शुरू से ही पढ़ती हूँ, पत्रकार हिंदुस्तान अखबार के समाचार संपादक श्री विनय राय जी की बिटिया है और खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ा था, टेक्स्ट जो भी होता है हमारी बुक्स में, उसमें जो दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। आज हम देश की एक होनहार ऐसी बिटिया से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसने 10वीं कक्षा में 98% अंक हासिल किए हैं और हिंदी व इंग्लिश को सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट में कहते हैं कि 1-2 नंबर तो जरूर कट जाता है, लेकिन बिटिया अनन्या राय के इंग्लिश में भी 10वीं में 100 में से 100 आए हैं और हिंदी में भी 100 में से 100 अंक हासिल हुए हैं। मैथ बड़ा जटिल है और खासकर हमारा जो देश के ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो मैथ से काफी डरते हैं। तो अनन्या के मैथ में भी 99 मार्क्स आए हैं, साइंस में 98 अंक आए हैं। तो अनन्या राय से हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस की पढ़ाई की। शुरुआत से जो बच्चे अभी 10वीं में हैं या 9वीं में हैं और वो किस तरह से तैयारी करें, तो विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं बिटिया से। अनन्या राय, वेलकम। थैंक यू सर। ठीक हो? जी सर। तो आप थोड़ा ये बताओ बेटा कि हिंदी और इंग्लिश से ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें सबसे कम मार्क्स बच्चों के आते हैं कि ये कहते हैं कि 1-2 मार्क्स तो कट ही जाता है चाहे कितनी भी तैयारी हो, लेकिन आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में 100 में से 100 अंक हासिल किए। तो इंग्लिश से हम शुरुआत करेंगे। इंग्लिश में किस तरह से आपने तैयारी की? सर इंग्लिश के लिए जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, सबसे पहले तो मैंने चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ा था, टेक्स्ट जो भी होता है हमारी बुक्स में, उसमें जो भी मुझे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स लगे थे या फिर कोई ऐसा शब्द आया हो जो मुझे समझ में ना आया हो, तो मैंने बुक में ही उसकी हिंदी में अर्थ लिख लिया था या जो भी जिससे मुझे समझ में आ जाए और बाद में रिविजन में भी हेल्प हो जाए। उसके बाद वही चीज़ उसके बाद हमने आंसर राइटिंग बहुत प्रैक्टिस की थी, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए। हमने आंसर को लिखना देखा था। बुक्स में जो लाइन इम्पोर्टेंट लगी, जो आंसर में हमें इंक्लूड करनी चाहिए, वो स्पेशली मार्क करके, हाइलाइट करके रखी थी और फिर बार-बार चैप्टर्स को रिवाइज़ किया और आंसर राइटिंग उससे प्रैक्टिस की। ओके। और इंग्लिश में है ना, जैसे हम कहते हैं कि जो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, वो इंग्लिश से जैसे उनकी बेस भी कमज़ोर रहता है क्योंकि बहुत सारे अभी बच्चे 5वीं 6वीं में जाके इंग्लिश पढ़ पाते हैं। तो वो बच्चे जैसे क्या आप इंग्लिश का अखबार भी पढ़ते थे या इंग्लिश की नॉवेल्स भी पढ़ते थे या सिर्फ़ किताब कर ही पढ़ा? कैसे इंग्लिश को मज़बूत कैसे किया आपने? इंग्लिश के अखबार मैं शुरू से ही पढ़ती हूँ, हिंदू पढ़ती थी मैं पहले भी, अभी भी पढ़ती हूँ और मैं नॉवेल्स भी बहुत पढ़ती हूँ। बुक्स एक्स्ट्रा बुक्स भी बहुत मुझे पसंद आती हैं, स्पेशली फ़िक्शंस जो होती हैं। तो हम अगर वो उसको अपनी डेली रूटीन में अगर हम पढ़ते रहें फ्री टाइम में, तो उससे भी बहुत हेल्प हो जाती है। हमें एक तरह से लिखना आ जाता है, चीज़ें समझनी आ जाती हैं। तो इंग्लिश की एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स भी बहुत पढ़ी, पेपर्स भी पढ़े, आर्टिकल्स नेट पे जो थे, वो भी फ्री टाइम में कभी-कभी पढ़ती रही और बुक्स तो फिर पढ़ी एग्ज़ाम टाइम के लिए। ओके। और जैसे तो हम देखते हैं कि शहरों में तो जैसे लिखा था आओ 90 घंटे में इंग्लिश सीखें, अंग्रेजी बोलना सीखें और आप 10वीं कक्षा में हो, फराटेदार इंग्लिश बोल लेते हो। तो क्या इसी तरह से रीडिंग से ये इंग्लिश बोलनी आ जाती है या इसके लिए कुछ अलग से कुछ करना होता है? सर एक बार में तो कुछ भी चीज़ नहीं आती, तो थोड़ी प्रैक्टिस तो हर चीज़ में लगती है। इंग्लिश के लिए शुरू से ही आप अगर किताबें पढ़िए तो हो सकता है पहली-पहली बार पूरी समझ में ना आए। लेकिन जब हम उसको धीरे-धीरे पढ़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो एक टाइम के बाद हमें चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मैंने भी जब पहली-पहली बार बुक्स पढ़ी थी तो पूरी समझ में नहीं आती थी। तो फिर धीरे-धीरे जब उसको पढ़ती गई, उसमें जो वर्ड्स आते गए उनको हाइलाइट करके, उनके मीनिंग लिखते गए, वोकैब्युलरी बिल्ड अप करती गई और बाकी सोर्सेज़ से भी यूट्यूब पे, नेट पे काफ़ी सोर्सेज़ हैं, जिससे हम अपना एक्सेंट सुधार सकते हैं या फिर हम ग्रामर सीख सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे-धीरे कोशिश करके इंग्लिश आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी पे बात करें, हिंदी में भी आपके 100 में से 100 अंक आए हैं। तो हिंदी में जी। कैसे पता है? हिंदी में तो कहते हैं मात्रा की कहीं न कहीं छोटा हुई और कोई न कोई सेंटेंस 1-2 नंबर तो कट ही जाता है। टीचर भी मतलब आशावान नहीं रहते कि 100 में से 100 आएँगे।
वो भी कहते हैं 1 अंक की, तो वो कैसे हासिल किया आपने? उसकी तैयारी कैसे की? कैसे प्रैक्टिस की? हिंदी की स्ट्रैटेजी भी ज़्यादातर इंग्लिश जैसी ही थी। उसमें भी जो भी चैप्टर्स आते थे, उसको मैं पहले अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ती थी टेक्स्ट को। उसमें जो भी शब्द आते थे जिसकी या तो स्पेलिंग थोड़ी जटिल होती थी या फिर उसका अर्थ समझ में नहीं आता था, तो उसको लिख लेते थे। चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी कठिन शब्द थे, जो लिखने में शायद मात्रा की गलती हो जाती, तो उसको अलग से पेपर्स पे लिख के देखते थे। फिर आंसर राइटिंग जैसे जो एक्स्ट्रा बुक्स ली थी हमने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें से खुद से क्वेश्चन पढ़ कर के आंसर लिखते थे, फिर टीचर से चेक करवाते थे और फिर जो टीचर्स जो भी उसमें कमी बताते थे, उस पे काम करते थे। अच्छा अनन्या, एक और मुझे आप हम मैथ और साइंस पे बात करेंगे। उससे पहले मैं दर्शकों को बता देता हूँ, अनन्या के पिताजी पत्रकार हैं और एक सीनियर पत्रकार हैं, आजकल दिल्ली के एक बड़े अखबार में समाचार संपादक हैं। अनन्या, आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाते हो और आजकल तो लोग कहते हैं कि बच्चों को यदि अच्छे अंक हासिल करने हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। तो आप खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाते हो और इतने अच्छे अंक हासिल किए, ये किस तरह से मतलब मैनेज किया आपने? फिर यूट्यूब और सोशल मीडिया के जितने भी आजकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसका अगर हम सही से उपयोग करें तो वो काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और अगर हम उसका दुरुपयोग करें तो जाहिर सी बात है हमारा टाइम नष्ट होगा या खराब होगा। तो मैंने जो मेरी सफलता है उसमें सोशल मीडिया का एक्चुअली बहुत हाथ है। मैंने जितने भी लेक्चर्स देखे, प्रैक्टिस किया, यूट्यूब पे देखा, जो चीज समझ में नहीं आई उसके लेक्चर वीडियोस देखे, तो सोशल मीडिया से कभी दूरी नहीं बनी, क्योंकि पूरे प्रिपरेशन टाइम में सोशल मीडिया का बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज किया, उसी के ज़रिए पढ़ा। और मेरी हॉबीज़ थी, जैसे मैंने बताया बुक्स पढ़ना, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना। तो जो भी मैं बुक्स पढ़ती थी या जो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ती थी, उस पर ही एक वीडियो बना लेती थी। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का भी बहुत शौक है, तो इसलिए अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सुधारने के लिए मैंने जो भी बुक्स पढ़ी या जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे हासिल हुई, वो मैंने दूसरों के साथ शेयर की एज़ अ पार्ट ऑफ अ वीडियो और यूट्यूब चैनल पे डाला एज़ अ हॉबी। ये यूट्यूब चैनल कितने साल से चला रहे हो आप? ये मैं जब से चला रही हूँ, जब से मैं 4th क्लास में थी। अच्छा, तो अब क्या-क्या डालते हो उसमें और शुरुआत कैसे-कैसे हुई थी उसकी? मैं एक बार घर पे आई थी और मैंने लाइब्रेरी में पहली बार एक इंग्लिश की बुक पढ़ी थी, पूरी खत्म की थी। एलिस इन द वंडरलैंड नाम से जो बुक है। तो मैंने घर पे आके पापा को पूरी बुक सुनाई थी। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे इंग्लिश की पूरी बुक याद हो गई, स्कूल में पढ़ी आपने एक बार और आके पूरा सुना दिया। तो उन्होंने उसका एक वीडियो बनाया और यूट्यूब पे डाल दिया। तो उसके बाद मुझे भी बहुत पसंद आया और ऐसे फिर हॉबी बन गई। मैं जो भी पढ़ के आती थी, पापा को सुनाती थी पूरा, और फिर पापा उसके वीडियो बनाते थे, डालते थे। तो पापा ने बहुत प्रेरित किया यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। उनको लगा कि मैं अच्छी ओरेटर हूँ और भी अच्छा कर सकती हूँ। तो उस स्किल को एनहांस करने के लिए हमने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। उसपे हम पहले तो मैंने स्टोरीज़ डालना शुरू किया था, स्टोरीज़ नरेट करती थी मैं, जो भी स्टोरीज़ पढ़ती थी बुक्स में। और उसके बाद मैंने फिर कुछ फैक्ट्स भी डालने शुरू किए। जो भी रिसेंट होता था, जैसे अभी रिसेंटली फार्मर एजिटेशन हुआ था, जो किसान धरना दे रहे थे, उस पे बातचीत की थी हमने। और जैसे जो भी रिसेंट होता है, उस पे हमने फिर फोकस किया था। कितने फॉलोवर आपके यूट्यूब चैनल पे? तो मैंने बंद कर दिया था 1 साल के लिए, यूट्यूब जब 10th में आई थी, तो बहुत कम कर दिया था डालना, लेकिन अभी उस पे 60 सब्सक्राइबर्स हैं। ओके, भाई अनन्या राय के नाम से अनन्या राय का यूट्यूब चैनल है, ANANYARAI। सभी जो दर्शक हैं वो अनन्या राय के यूट्यूब चैनल पर जाकर अपने जो बच्चों को लेकर वो वीडियो है वो देख सकते हैं। अब अनन्या बात करते हैं मैथ के ऊपर। मैथ का जो सब्जेक्ट है और गुणा भाग और माथापच्ची पूरी हो जाती है उसमें, तो वो माथापच्ची आप कैसे करते थे? उसमें किस तरह 99 अंक हासिल किया आपने? तो जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं मैथ्स के लिए, वो ऐसा होता है कि बहुत सारी बुक्स ले आते हैं, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, जितनी भी बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट में सब ले आते हैं, सबको प्रैक्टिस करते हैं। पर मैं कहूँगी मैंने सिर्फ़ 2 ही बुक्स फ़ॉलो की थी मैथ्स के लिए। एक तो जो एनसीईआरटी होती है वो, और जो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है उसको फ़ॉलो किया था। एनसीईआरटी में हमारे बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो एक बार आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से अगर आपने कर ली है, तो आपको बेसिक सारे क्लियर हो जाते हैं। और फिर उसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस ही एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर में होते हैं। तो फिर मैंने उसको प्रैक्टिस किया और फिर उसी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ किया, उसी को बार-बार प्रैक्टिस किया। जो क्वेश्चंस मुझे टफ लगते थे, मैं उसको मार्क कर लेती थी और रिवीजन टाइम में मैं उसको दोबारा से सॉल्व करती थी। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, लेकिन 2 बुक्स जो मैंने फॉलो की थी, उन्होंने बहुत हेल्प की।
हेल्प किया और सारा पेपर उसी से आता है। तो उसको अगर हम प्रैक्टिस करें और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग रखें तो फिर मैथ्स भी ईज़ी है। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जी। ओके, तो अब बात करें साइंस में। साइंस में भी 98 बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और साइंस भी एक हम कहें कि बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ा टफ है, इसलिए हम देखते हैं कि आर्ट्स में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है 10वीं करते ही, और साइंस में बहुत ही चुनिंदा बच्चे जाते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। तो साइंस से कैसे आपने इतने अच्छे अंक हासिल किए, उसकी तैयारी कैसे की? सर हर सब्जेक्ट के लिए हमारी एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली साइंस में भी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी, उसमें जो एग्जांपल्स होते हैं उसको सॉल्व किया, जो एक्टिविटीज लिखी हुई थी एनसीईआरटी में उन्हें देखा, जो क्वेश्चंस दिए गए थे पीछे वो उसको सॉल्व किया, टीचर्स ने जो नोट्स प्रोवाइड किए वो उनको हमने ध्यान से पढ़ा, जो डाउट हुए वो टीचर्स से ही पूछे, ट्यूशन कभी ज्वाइन नहीं किया, तो जो भी डाउट्स थे टीचर्स ही सॉल्व करते थे। और फिर साइंस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 चीजें होती हैं, तो हम फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, केमिस्ट्री अब शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने और नोट्स से फिर रिवीजन करके एग्जाम दिया। ओके, तो अनन्या ये और बताओ कि क्या आपने जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? कितने घंटे पढ़ते थे हर रोज स्कूल से आने के बाद घर पे? और क्या कोई ट्यूशन भी लगाया था आपने? हमारी पूरी 10th ऑनलाइन ऑफलाइन हुई थी, तो कभी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, कभी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, और ट्यूशन आज तक ज्वाइन नहीं किया कभी भी। अभी तक ट्यूशन क्या कोचिंग सेंटर में नहीं गई मैं। तो घर पे नॉर्मली स्कूल जो भी स्कूल में पढ़ाया ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास में उसको रिवाइज किया, अपने होमवर्क असाइनमेंट प्रैक्टिकल सब टाइम पे कंप्लीट किए, और अपने से सेल्फ स्टडी के लिए 4 से 5 घंटे रोज डेडिकेट किए पढ़ाई के लिए। 4 से 5 घंटे। तो ऐसा जी। भी टाइम था कि अगर स्कूल से आने के बाद रात को भी पढ़ना है देर रात तक, या सवेरे अर्ली 3-4 बजे उठ के पढ़ना है, या जब मन किया तब पढ़े? ऐसा कोई शेड्यूल टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ था, पर मैं अपने टारगेट्स रोज बना लेती थी। फिर अगर उस टारगेट को करने में सुबह हो जाए या रात हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। हम चैप्टर्स अपने फिक्स करते थे कि आज ये चैप्टर करना है, तो फिर अगर रात भर उस चैप्टर को में लग जाते थे, तो वो भी रात भर किया, या फिर जितने भी घंटे लगे उस टारगेट को कंप्लीट करने में। सोशल मीडिया से थोड़ी-सी दूरी रहती थी, अपना टाइम फिक्स करके पढ़ते थे। अगर 1 घंटा साइंस को देना है, तो वो दिया, मैथ्स को 2 घंटे प्रैक्टिस करना है रोज़, तो उसको प्रैक्टिस किया। और एज़ सच कोई टाइम टेबल नहीं था, लेकिन स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था उसको रिवाइज़ किया और घर पे अपना सेल्फ स्टडी किया। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा टेंशन था नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आई। क्या किसी सब्जेक्ट को कुछ ज़्यादा समय भी देते थे या इक्वल समय देते थे सभी सब्जेक्ट को? कैसे मतलब जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहोगे कि किस सब्जेक्ट को कैसे-कैसे देना है, या जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, उसको थोड़ा ज़्यादा समय देना है? कैसे वो अपने आप का समय का डिवाइड करें सब्जेक्ट वाइज़? मैंने हमेशा से यही कोशिश की थी कि हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम ही दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता था कभी-कभी जो सब्जेक्ट हम कम टाइम देते थे, उसमें नंबर कम हो जाते थे अपने आप ही। तो इसीलिए इक्वल टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है हर सब्जेक्ट को, जितना इम्पोर्टेंट इंग्लिश, हिंदी है, उतना ही इम्पोर्टेंट मैथ, साइंस भी है। तो कोशिश हमेशा यही रहती थी कि सब पे इक्वल अटेंशन दिया जाए, सबको इक्वल टाइम दिया जाए। तो मैंने लेकिन फिर भी जब मैथ्स में अगर मुझे लगता था कोई टॉपिक वीक है, तो उस पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम किया, नहीं तो बाकी टाइम 1 घंटा हर सब्जेक्ट को या 2 घंटे हर सब्जेक्ट को ऐसे इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई से किया। अलावा भी आपकी किसी चीज़ में रुचि है? जैसे कहीं कोई डांस में या सांस्कृतिक गतिविधियों में, या कहीं आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हो? सिर्फ़ पढ़ाई के अलावा मैंने बहुत सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, स्पीच कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, जितने भी पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट हुए उसमें किया है, एसे राइटिंग हुई है उसमें भी किया है, मॉक यूनाइटेड नेशंस हुए थे तो उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ पे हमेशा से ही फ़ोकस रहा है। क्या न राष्ट्रीय स्तर पे भी इन प्रतिस्पर्धाओं में कुछ इनाम जीते हैं? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे पार्टिसिपेट किया है, जो ग्लोबल अर्थ समिट होती है या एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मॉडरेटर एंकरिंग करने का भी अपॉर्च्युनिटी मिली थी मुझे, और जितने भी ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें मेरा पार्टिसिपेटिंग मैं करती रहती हूँ, तो वो भी एक रहता है। इस तरह से कैसे आपने मैनेज किया? एकेडमिक भी इतना अच्छा आपका प्रदर्शन है और साथ में इन गतिविधियों के लिए भी अलग से समय निकालना होता है, तो कैसे मैनेजमेंट करते थे?
सर इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा-सा रोकना पड़ेगा। जैसे जो सोशल मीडिया पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो उसको थोड़ा-सा दूर करना पड़ेगा। खुद को अगर सेल्फ डिसिप्लिन में हम रहेंगे, अगर हमें पता होगा कि इस समय ये चीज़ करनी है और ख़ासकर कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना अगर आता होगा, अगर पता होगा कि अभी इस समय क्या करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वैसे प्रायोरिटाइज़ करके और थोड़ा-सा सेल्फ डिसिप्लिन रहकर टाइम को मैनेज करने में, ध्यान में रखने में हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, किस एक्टिविटी में जा रहा है, तो ऐसे हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं अच्छे से और जी, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जी। तो अनन्या ये भी बताइए कि अब आगे क्या बनना है? टारगेट क्या है? अब 11th में कौन-सी स्ट्रीम लेना चाहते हो और लक्ष्य क्या है ज़िंदगी में? तो 11th में मैंने अभी फ़िलहाल पीसीएम स्ट्रीम ली है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है और आगे मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना है, आईएएस ऑफ़िसर बनना है। ओके, लेकिन हम देखते हैं कि जो आर्ट्स वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज़ वाले मैक्सिमम जिनका टारगेट सिविल सर्विस में जाना था, वो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं। तो पीसीएम क्यों चयन किया आपने? तो पीसीएम इसलिए चेंज किया है क्योंकि मुझे लगता है 12th तक का जो हमारा साइंटिफिक माइंड है वो डेवलप्ड रहना चाहिए। तो मुझे 12th तक अपनी साइंटिफिक और मैथमेटिकल जो माइंड होता है उसको मुझे डेवलप करना था। थोड़ा फाउंडेशन बनाना था एज़ साइंस। दूसरी चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है साइंस में और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आगे सिविल सर्विसेज़ में साइंस मेरी हेल्प कर सकता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है पूरी दुनिया में, एडमिनिस्ट्रेशन हो या जो भी फ़ील्ड्स हैं, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम साइंटिफिकली अवेयर रहेंगे तो मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन भी एक तरह से बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो पीसीएम स्ट्रीम मैंने इसलिए ली है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी है और मुझे लगता है आगे कहीं न कहीं ये हेल्पफुल रहेगी। जो बच्चे अभी 10वीं कक्षा में हुए हैं और वो भी आपकी तरह 98 या इससे ज़्यादा अंक हासिल करना चाहे, उनके लिए क्या आखिर में संदेश देना चाहोगे? तो उनके लिए बस इतना ही कि आप एनसीईआरटीज़ फ़ॉलो कीजिए शुरू से लेके लास्ट तक और जितनी बार हो सके उतनी बार रिविज़न कीजिए। जितने क्वेश्चन्स हो सके उसको आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। तो कभी पढ़ाई छोड़िए नहीं, आप शुरू से लेके लास्ट तक पढ़िए और जितना हो सके आप उतनी कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। भई ये भाइयों ने, दोस्तों ने देखी कि अनन्या राय ने बताया कि किस तरह से उन्होंने 10वीं में 98 अंक हासिल किए और अनन्या राय दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान अखबार के समाचार संपादक श्री विनय राय जी की बिटिया है और खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाती है अनन्या और बहुत ही प्रेरणादायी आपसे बातचीत रही और उम्मीद है देश भर के जो बच्चे हैं, जो 10वीं कक्षा हैं, इस वीडियो को देखकर वो भी प्रेरणा लेंगे और आपकी तरह अच्छे अंक हासिल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेरणा, अनन्या। थैंक यू सर। थैंक यू।